यहाँ तो नहीं। यहाँ कहाँ रखा हुआ है, मार्कर ही नहीं है। हम्म। कसम में डाल दो। ला। इसमें तो वो यार। लिस्ट में डाल देना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? तो कमेंट देखता रहना, कोई बात और बोलो। ठीक है, अब देखो, कल वाला टॉपिक मैं एक बार बता रहा हूँ और फिर उसके बाद अपन आगे वाला पढ़ते हैं। इधर देखो, अब तो इधर देख। ठीक है ना, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या है कि नर और मादा, मतलब जो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं इस टॉपिक में, ये मनुष्य की बताई गई है। तो मनुष्य में तो आप लोग या तो नर मनुष्य हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, मादा मनुष्य। मैंने बताया था तीसरा जेंडर भी होता है, लेकिन अभी वो क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको काम में नहीं लेते हैं। तो जो नर होते हैं और जो मादा होती है, वो दोनों कौन सी अवस्था में होती है, 2n अवस्था में। 2n अवस्था का मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 2n मतलब 46। ठीक है, मतलब 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में 2n। इसी प्रकार से मादाओं में भी क्या होंगे, 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो नर है उसमें नर जनन अंग किसको बोला गया है, नर जनन अंग बोला गया है वृषण को। ठीक है, और जो मादा जनन अंग है वो किसको बताया गया है, अंडाशय को। ठीक है, तो ये जो वृषण है वो नर का ही अंग है, तो नर का अंग है तो ये भी कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था में। ये अंडाशय भी मादा के शरीर का अंग है, तो ये कौन सी अवस्था में बताया गया है, ये भी 2n अवस्था में बताया गया है। फिर जो वृषण है और जो अंडाशय है, इन दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, इन दोनों कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वृषण के द्वारा तो किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण, और अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, मतलब जब भी होगा किसी भी कोशिका में, तो यहाँ क्या होगा कि जो 2n कोशिका है उससे गुणसूत्र आधे रह जाएंगे, मतलब आधे का मतलब 2n से n अवस्था में आ जाएंगे। मतलब जो शुक्राणु होता है वो अगुणित कोशिका है, इसी प्रकार से जो अंडाणु है वो भी क्या है, अगुणित कोशिका है। ठीक है, मैंने अर्धसूत्री विभाजन की कल परिभाषा बताई थी और समसूत्री की भी परिभाषा बताई थी। किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर देना। अब देखो, शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों कोशिकाओं का क्या होता है, संलयन होता है। इन दोनों कोशिकाओं का क्या होता है, संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना सामान्य भाषा में। ठीक है ना, तो शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है, इस संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, हम निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो जीवन की प्रथम कोशिका है, उस प्रथम कोशिका का नाम है युग्मनज। ठीक है,
तो ये युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ निषेचन में क्या हुआ, एन और एन जुड़े, तो एन और एन जुड़ने से 2n कोशिका का निर्माण हुआ, तो ये 2n कोशिका युग्मनज। ठीक है। और जो ये शुक्राणु और अंडाणु है, इस शुक्राणु को हम क्या बोल सकते हैं, इस शुक्राणु को नर युग्मक, और इस अंडाणु को क्या बोल सकते हैं हम, मादा युग्मक। ठीक है। तो इसको नर युग्मक बोलेंगे और हम इसको मादा युग्मक बोलेंगे। ठीक है। फिर ये दोनों का संलयन हुआ, संलयन की क्रिया को क्या बोला हमने, निषेचन कहा। और निषेचन की क्रिया में क्या होगा, ये एन और ये एन, मतलब शुक्राणु अंडाणु जुड़ेंगे और एन और एन जुड़ने से 2n कोशिका वापस बन जाएगी। तो जीवन की जो प्रथम कोशिका बनी उसे हम क्या बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे। फिर इस युग्मनज में कौन सी क्रिया होने वाली है, इस युग्मनज में विदलन की क्रिया होने वाली है। इस विदलन को हम किसके समान मानते हैं, समसूत्री विभाजन के समान मानते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस युग्मनज में विदलन की क्रिया होगी तो सबसे पहले एक कोशिका बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला कितने कोशिका की हो सकती है, 8 से 16 कोशिका की। मोरूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टूला। ये कितनी कोशिका की हो सकती है, 16 से 32 कोशिका की। ब्लास्टूला के बाद क्या बनेगा, गेस्टूला। ये कितने कोशिका की हो सकती है, 32 से 64 कोशिका की। फिर गेस्टूला के बाद किसका निर्माण हो जाएगा, फिड्स का निर्माण हो जाएगा। और फिड्स के बाद इसमें क्या होती है, प्रसव की क्रिया होती है। और प्रसव की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। शिशु क्या हो सकता है, या तो नर हो सकता है, या शिशु क्या हो सकता है, मादा हो सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और बताया था जो बोर्ड में आया हुआ था कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को, इस फीड्स को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है। तो इस युग्मनज से भ्रूण का जो विकास हुआ, इस युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भवन। दो बात बताई थी मैंने कल। इस युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। यदि कोशिकाओं का ही विकास हो, जैसे यहाँ भ्रूण का विकास न हो के कोशिकाओं का ही विकास हो, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, कोशिकोद्भव। क्या बोलेंगे हम इसको, कोशिकोद्भव। ठीक है। क्योंकि ये अलैंगिक जनन में काम आएगा, इसलिए अभी यहां ही बता दिया कि भाई कोशिकोद्भव क्या होता है। जब युग्मनज से भ्रूण बनता है तो भ्रूणोद्भव, और जब युग्मनज से कोशिकाओं का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकोद्भव कहते हैं। ठीक है। तो ये सारा मैंने कल आप लोगों को बताया था। ठीक है। अब अभी जो ऑनलाइन है वो मुझे बता दो कि भाई आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। ईशा शर्मा कौन है और ये अंकित कौन है, तो देख लो दोनों। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बता दो भाई सर ये समझ में आ गया, तो मैं आगे का पढ़ाऊं फिर। दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कमेंट्स आ रहे हैं क्या, ईशा शर्मा आ गया सर, ठीक है। ये कौन है, श्रद्धा शर्मा, हाँ सर आ गया, ठीक है भाई। अंकित जी आ गया तो बढ़िया है। अब मैं आगे का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें। ठीक है। वैसे इसमें मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन और बीच बीच में आते हैं। जैसे आप लोग तो क्या है दूर बैठे हो तो वो टॉपिक समझ में, मतलब क्या बोल सकते हैं हम भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, भाई युग्मनज क्या है, ये युग्मक क्या है सर, ये वृषण क्या है सर, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन कैसे होता है, वो तो अगर आप लोग सामने, ये तो क्या है मैं बिल्कुल जो टॉपिक चल रहा है ना अपने जैसे अपने सिलेबस में है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइन टू लाइन बता रहा हूँ मैं, भाई ये टॉपिक उसके बाद ये टॉपिक, ऐसे बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी सामने होते तो तुम लोग पूछ सकते थे, अब दूर बैठे हो तो जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ठीक है ना। इसलिए फिर भी कोई बात हो ना, मन में कोई बात आ जाए सर, कोई सी भी बात, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मुझे पता भी नहीं, ठीक है ना। और लॉकडाउन की वजह से सबको पता है कि भाई 11th में बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी छोटी से छोटी बात ही पूछो ना, जैसे मोरुलाई क्या है, तो ऐसे शर्माना नहीं है कि सर क्या यूँ सोचेंगे भाई हमें 11th में कुछ भी नहीं आता या कुछ आया नहीं, या ब्लास्टुला क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका भी पूछ सकते हो, छोटी छोटी बात भी पूछ सकते हो, भाई ये एन क्या है, ये 2n क्या है, कुछ भी तुम तो यही पूछ सकते हो सर ये मादा ही क्या है या ये नर ही क्या है, जो मर्जी पढ़े वो पूछ सकते हो, ठीक है ना।
अब आगे का टॉपिक बता रहा हूं मैं इसमें, ये तो बात हो गया। बेटा नोट्स बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। नोट्स जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं ना, जैसे मैंने क्लास में शुरू की क्लास में इंट्रोडक्शन लिखाया था, फिर उसके बाद ये चार्ट बनाया था, फिर इसके नीचे कल मैंने 3 लाइनें और लिखाई थी, भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, निषेचन की परिभाषा क्या थी। तो बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो ऐसे कॉपी करना है आप लोगों को। मैं बोर्ड पे हर वो चीज लिखाऊंगा जो आप लोगों को नोट्स करना नोट करना है, ठीक है ना। कोई फालतू की बात नहीं लिखा रहने वाला, ठीक है ना। जैसे नोट्स में होते हैं ना, वैसा का वैसा बोर्ड पे छपेगा आप लोगों के यहाँ पर। और आप लोगों को रोक रोक के देख लेना है कि भाई ये वाला उतारना है, जैसे अभी मैंने पूरा ही बनाया ना, सेम ऐसा का ऐसा ही बनाना है। न तो आपको अपने मन से जोड़ना है और न ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा। अब अगला टॉपिक जो इसके बाद आएगा वो भी मैं पूरा बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है ना। और जहां मुझे आवश्यकता होगी कि भाई बहुत ज्यादा, जहां मुझे आवश्यकता होगी कि भाई बहुत ज्यादा ही है, तो फिर मैं बता दूंगा क्या है, पीडीएफ। हाँ हाँ, पीडीएफ भी है मेरे पास, ये लिखा हुआ है पूरा। तो पीडीएफ तो मैं जैसे नोट्स है ना, तो उससे या तो नोट्स को भिजवा देंगे, तो ये भी सही रहेगा। पीडीएफ का तुम डायरेक्ट उतार लोगे, ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसमें थोड़ा लेट आ रहा है क्या? अब अगला टॉपिक है निषेचन। अब देखो यहां पर निषेचन के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है अपने, ठीक है ना। वैसे निषेचन के बारे में, निषेचन किसने किया, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया, इसके बारे में कौन से पादप में हुआ, कौन से जंतु में हुआ, कब हुआ, सारी बातें अगले लेसन में आएगी। यहां पर तो केवल डेफिनेशन है कि निषेचन होता क्या है, ठीक है। तो निषेचन की डेफिनेशन देखो, निषेचन का मतलब क्या है, शुक्राणु, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नर युग्मक, ठीक है। शुक्राणु व अंडाणु, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मादा युग्म। तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना। लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट है तो जुड़ना तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आगे बात समझ में, ये परिभाषा मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी और अभी भी बताई है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें आउटलाइन देख लेते हैं कि भाई शुक्राणु अंडाणु का संलयन कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये बनाया मैंने मादा जनन तंत्र, थोड़ा मैं क्या है कि रफ बना रहा हूँ डायग्राम, लेकिन आप लोगों ने देखे हुए हैं तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई ये वही डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर अंडाशय से होता है, इधर भी होगा एक, ठीक है। ये रफ डायग्राम है। और ये फेलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी है, और ये अंडाशय है। अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु। ये अंडाणु इसको बोलते हैं फ्रिम्बी या झालर बोलते हैं। तो ये अंडाणु यहां से कहाँ आ जाएंगे, इस अंडवाहिनी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस अंडवाहिनी के 3 स्थान होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो आप लोगों को ये पता होगा, अभी मैं पूछूं ना तो आप लोग शायद गलत आंसर दे सकते हैं। ये निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, देखिए कौन कौन ऑनलाइन ने बताना मेरे को, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। बताओ भाई, ईशा शर्मा, ये अंकित, श्रद्धा, कौन है, बताओ मुझे निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। बताओ भाई अंकित, आंसर दो, लिखो टाइप करो, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बताओ। मेरी आवाज आ रही है क्या, अंडवाहिनी में, ये बोलती है यूटेरस में।
बेटा श्रद्धा ये बताओ अंडवाहिनी में कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है तो बताओ अंडवाहिनी में कहाँ होती है? ये गर्भाशय से तो आंसर गलत है ईशा। अंकित बताओ ओवेरी, ओवेरी भी गलत है। ओवेरी तो बेटा इस कोई बोलेंगे नहीं होगा। अंकित का जवाब नहीं आया अभी तक। यार, आता ही नहीं तेरा टाइप। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। देखो ये तो है अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु निकलकर ये पूरा भाग है अंडवाहिनी का। ये तो क्या है, मैं आप लोगों को तीसरे लेसन में अच्छे डिटेल से बता दूंगा, लेकिन भाई पता है मुझे कि भाई निषेचन की क्रिया सब या तो ये ऐसे बोलते हैं कि गर्भाशय में होती है, इस ओवेरी में होती है, अंडवाहिनी में होती है, बच्चे ऐसे गलत गलत आंसर देते हैं। ठीक है ना, वैसे ये श्रद्धा ने से बताया अंडवाहिनी, लेकिन अब आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो ये भी पता होना चाहिए कि अंडवाहिनी में भी कहाँ होता है। ठीक है ना, तो अब देखो इस अंडवाहिनी के 3 भाग है। एक तो इसको बोलते हैं फ्रिम्बी, और यहां तक के भाग को बोलते हैं स्थमस, स्थमस, और यहां तक के भाग को बोलते हैं एम्पुला। साफ लिखता हूं थोड़ा, ये एम्पुला। ठीक है ना, तो जब अंडाशय से निकलकर इस अंडाशय से अंडाणु निकलकर कहां आएगा? इस स्थमस व एम्पुला के संधि तल पर। ठीक है ना, संधि तल का मतलब इन दोनों का जो जॉइंट भाग होगा ना वहां आएगा। फिर यहां से मैथुन की क्रिया होगी, और मैथुन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में त्यागा जाएगा। त्यागने के बाद एक नहीं त्यागते, करोड़ों की संख्या में त्यागते हैं, लेकिन अपन को एक की आवश्यकता है तो एक ही बता रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणुओं को मैथुन की क्रिया के द्वारा जनन पथ में त्यागा जाता है। यहां से ये गति करते हुए, क्योंकि इनमें इनकी पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से इनको ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा प्राप्त करके गति करते हुए कहां पहुंच जाएंगे? गति करते हुए ये यहां आ जाएंगे, ये यहां आ गए, ये यहां आ गए। ठीक है, यहां आने के बाद इसका ये एन और ये इसका एन, एन और एन मिलकर 2n कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ये पूंछ बाहर की बाहर ही रह जाती है। ठीक है, तो ये एन और 2n कहां मिले हैं? इस स्थमस व एम्पुला के संधि तल पर मिले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो कि जो निषेचन की क्रिया होती है, वो निषेचन क्रिया सामान्य बच्चे जो होंगे वो तो ऐसा आंसर देंगे कि भाई अंडवाहिनी में, और जो जिसको याद नहीं होगा वो बोल देंगे गर्भाशय में, ओवेरी में, ऐसे आंसर देंगे। तो जो थोड़ा बहुत याद होगा वो बोलेंगे कि भाई अंडवाहिनी में, लेकिन जिसने अच्छा पढ़ा होगा वो बोलेगा कि अंडवाहिनी के स्थमस व एम्पुला के संधि तल पर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है ना, तो निषेचन की क्रिया अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहां होती है? स्थमस व एम्पुला के संधि तल पर। हम डेफिनेशन पे आते हैं वापस। शुक्राणु व अंडाणु के संलयन, मतलब यहां पर देखो ये तो शुक्राणु था और ये रहा अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों जुड़ गए और जुड़कर एक पूरी कोशिका बन गई। इस पूरी कोशिका का नाम क्या हो गया? युग्मनज हो गया। ठीक है ना, तो ये युग्मनज बना लिया। ये युग्मनज कहां बनता है? ये युग्मनज यहां बनेगा एम्पुला व स्थमस के संधि तल पर। फिर ये 6 दिन तक यहीं घूमता रहेगा, और 6 दिन तक ये घूमने के बाद कहां आ जाएगा? इस वाले भाग में आ जाएगा। इस वाले भाग का नाम क्या होता है? गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय में आ जाएगा 6 दिन बाद में बताएंगे। तो गर्भाशय में 6 दिन बाद आ जाएगा और ये मोरूला का निर्माण कर लेगा। एक ठोस गेंद समान संरचना होती है 8 से 16 कोशिका की। 8 कोशिका की मानो आप लोग, तो 8 कोशिका की एक ठोस गोल समान संरचना होती है जिसे मोरूला कहते हैं। फालतू की बात है, अभी इस पर ध्यान नहीं देना, हमें तो क्या देना है? निषेचन। तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ये बात आगे समझ में, डायग्राम से भी अच्छे से आगे होगी। अब देखो निषेचन की जो क्रिया होती है, जो निषेचन है, ये निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन के प्रकार, ठीक है, निषेचन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। नंबर 1 हो गया बाह्य निषेचन, नंबर 2 हो गया
आंतरिक निषेचन। ओके सर, क्या है ये? नंबर 2 हो गया आंतरिक निषेचन। ठीक है, निषेचन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। एक तो कौन सा? बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो पहले तो हम बाह्य निषेचन किसे कहते हैं उसको देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे उतारना है नोट्स में भी, वैसे अभी जब तक पीडीएफ नहीं भेजे तो वैसे डिट्टो कॉपी करते जाना इसकी। ठीक है, और पीडीएफ आ जाए तो उसको उतार लेना, कोई बात है ही नहीं। बाह्य निषेचन। अब देखो बाह्य निषेचन सुनो किसे कहते हैं। बाह्य निषेचन का मतलब है कि जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन हो, जुड़ने की जो क्रिया हो, वो बाह्य वातावरण में हो। अब बाह्य वातावरण का मतलब हवा पानी, हवा का मतलब बाह्य वातावरण का मतलब हवा नहीं है। ठीक है ना, बाह्य वातावरण का मतलब है किसी जलीय माध्यम में हो। ठीक है, तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया बाह्य वातावरण मतलब किसी जलीय माध्यम में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जब शुक्राणु व अंडाणु, आप लोग डेफिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? जब नर युग्मक व मादा युग्मक अपने आप जैसे 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 पढ़ते जाओगे ना तो आप लोग खुद सीखते जाओगे कि भाई किस प्रकार से हमें डेफिनेशन चेंज करनी, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपन को। ठीक है, तो जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया, जब शुक्राणु अंडाणु के संलयन की क्रिया बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण को कोष्टक में लिख देता हूं मैं, जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे बात समझ में। जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया कहाँ हो? जब शुक्राणु अंडाणु के संलयन की क्रिया बाह्य वातावरण में मतलब जलाशय में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये बात तो सभी को पता होगी कि बाह्य निषेचन कौन से जीवों में होता है। जल्दी से कमेंट्स करके बता दो मुझे, बाह्य निषेचन कौन से जीवों में होता है? बाह्य निषेचन कौन से जीवों में होता है? संध्या बताओ भाई, आवाज मेरी साफ नहीं आ रही क्या? अमीबा या युगलिना एक कोष के जीवों में चलो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगा रहे हो। अंकित भाई लिखो, आंसर बताओ। जलीय जीवों में, वेरी गुड। अब देखो बेटा, आप लोगों ने बताया कि अमीबा, युगलिना, ठीक है, और एक ने एक कोष के जीव बताया। अब देखो आप लोग ये देखो कि जलीय माध्यम में, जबकि अमीबा और युगलिना में तो अलैंगिक जनन होता है बेटा। ठीक है ना, अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि ये अमीबा है, इसको अमीबा का कोई सा भी चित्र बना सकते हैं हम। ये अमीबा बना दिया मैंने। अब आप लोग सोचोगे भाई गोल ही क्यों बनाया? आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं में अमीबा की संरचना, जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। मर्जी पड़े जैसे बना सकते हैं, यूं ही बना सकता हूं मैं, कैसा ही बना सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी कैसे बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये अमीबा है। अमीबा को तो 2 भागों में काट देंगे। युगलिना आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, देखा होगा तो पता नहीं, देखा भी नहीं, दिखा अभी तक तो।
ये युगलिना ऐसा होता है, एक डंडा बड़ा होता है, कसाबिकार एक छोटी होती है। अमीबा, युगलिना, एक कोष के जीव, कोई सा भी ले सकते हो, एक कोष के जीव। नाम याद है तो लिख दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये एक कोष के जीव ईस्ट, एक कोष के जीव कौन सा हो गया, ये ईस्ट, ईस्ट नहीं है ईस्ट, एक कोष के जीव हो गया ये ईस्ट, ठीक है ना। ये एक कोष के जीव है, लेकिन बेटा ये जो आपने आंसर बताया वो सब गलत है, ठीक है ना। थोड़ा क्या है, पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने साफ साफ लिखा है जलीय माध्यम में। अब जलीय माध्यम में कौन रहते होंगे, जलीय जीव रहते होंगे। और जलीय जीव तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। कौन होता है जलीय जीव, मछली होती है, सुना है ना, मछली जल की रानी है, बचपन में सुना होगा ना। तो फिर तो जलीय जीवों में तो मुख्य रूप से शुक्राणु अंडाणु। अब क्या करती है, जो मछलियां होती है वो अपने शुक्राणुओं और अंडाणुओं को जल में त्याग देती है, ठीक है। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में शुक्राणु अंडाणु को क्या करेंगे, जल में त्याग देंगी। अब जितने शुक्राणु जितने अंडाणु से मिलेंगे उतने ही नए युग्मनज बन जाएंगे और उतने ही नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना, क्योंकि अभी बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर आएगा, तो ये अंतर में काम आएंगे सारे वर्ड। मैंने बोला कि जलीय जीवों में बाह्य निषेचन होता है, इधर से मछली में होता है, मैंने बोला कि लाखों की संख्या में बनते हैं, सारे वर्ड वहां काम आएंगे, तो थोड़े ध्यान से सुनते जाना। आगे बात समझे बाह्य निषेचन की, जब शुक्राणु अंडाणु के संलयन की क्रिया कहाँ हो, जलीय माध्यम में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल मछली लिख देना, और मछली नहीं लिखना चाहो तो सीधा सीधा, अगर जैसे याद नहीं हो ना तो थोड़ा दिमाग को काम में लिया करो, डायरेक्ट लिख दो जलीय जीवों में। अब थोड़ा एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई आंसर तो सही दिया है बच्चे ने जलीय जीवों में, अब कौन सा, या तो बच्चा सारे ही जानता है, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया करो। जब याद नहीं हो ना तो थोड़ा दिमाग को काम में लिया करो। भाई जलीय माध्यम में होगा तो जलीय जीवों में होगा, तो ये लिख दिया अपन ने। दूसरी परिभाषा, बाह्य निषेचन के बाद दूसरी परिभाषा लिखेंगे हम आंतरिक निषेचन, ठीक है। अब आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन का मतलब है कि जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया, ध्यान से सुनो, जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया। अब ध्यान से देखो, आंतरिक निषेचन की परिभाषा मैं भी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया कहां होती है, मादा प्राणी के शरीर के अंदर, मादा प्राणी के शरीर के अंदर। अब मादा प्राणी के शरीर के अंदर कहां होगी, सबको पता होना चाहिए, मादा प्राणी के शरीर के अंदर कहां होगी, अंड वाहिनी। और आप लोग तब तो स्मार्ट बच्चे बनने वाले हो, तो अंड वाहिनी में भी कहां होती है, स्थमस व एम्पुला के संधि तल पर। आगे ना बात समझ में। तो जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर अंड वाहिनी में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा, जो भी ऑनलाइन है बताओ, तीनों में से जो भी है। वेरी गुड। नहीं तो अब की बात तुम नहीं बताते ना तो मैं सोचता कि भाई तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। जब मैंने बोल ही दिया कि मादा प्राणी के शरीर के अंदर, तो मादा प्राणी तो कौन होता है, मनुष्य ही है। वेरी गुड, मनुष्य। या फिर ये ईशा ने अच्छा जवाब दिया, किसी को कुछ भी नहीं आए तो डायरेक्ट कॉमन आंसर दे देना चाहिए, मनुष्य या जंतुओं में। अब मनुष्य तुम हमेशा नर को मत समझा करो भाई, मनुष्य हमेशा लड़के ही होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य नर भी होता है और मनुष्य मादा भी होती है, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर कहाँ होगी, अंड वाहिनी में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आ और नी का मतलब है आंतरिक निषेचन, ठीक है ना।
उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मनुष्य और जंतुओं में होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ें। देखिए कमेंट्स किसके आ रहे हैं। ये क्या है? श्रद्धा, मैसेज डिलीटेड क्यों बेटा, क्या दिक्कत आई? सही तो आंसर दिया था। श्रद्धा ने गलत दिया था क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, बढ़े आगे। हाँ ना का जवाब ही नहीं आता, सोते रहते हैं पता नहीं क्या। यस सर। ओके सर। अब देखो ये जो टॉपिक पढ़ा है ना हमने, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन, ठीक है, दरवाजा लगा देते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा है बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन, इस टॉपिक से 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, अपने राजस्थान बोर्ड में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था, बहुत ही सिंपल, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। 2013 में कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तो आप लोगों को एक तरफ तो लिख लेना है बाह्य निषेचन और एक तरफ लिख लेना है आंतरिक निषेचन, ठीक है। अब अंतर में बताया जा रहा हूं, अभी सामने होते तो मैं पूछता आप लोगों से, भाई आप लोगों ने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, सब पता चल जाता सामने बैठे रहते तो। अब तो मुझे बताना पड़ेगा भाई सारे के सारे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम ही यही है बताने का। पहला, बाह्य निषेचन, इसमें क्या है? पहला अंतर क्या है? युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? बोलो। बाह्य वातावरण में। युग्मकों का संलयन कहाँ होगा? बाह्य वातावरण में, ठीक है। और यहां पर आंतरिक निषेचन में कहाँ होगा? युग्मकों का संलयन मादा प्राणी के शरीर के अंदर, ठीक है। वहां घर बैठे बैठे सोचते रहा करो कि भाई कौन सा आंसर देना है कौन सा नहीं देना है, ठीक है। पहला ही हो गया। दूसरा, मादा प्राणी के शरीर के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा अंतर, ये जो बाह्य निषेचन है वो कौन से जीवों में होता है? अब तो बता सकते हो, जलीय जीवों में, ठीक है। किसमें पाया जाएगा? ये जलीय जीवों में। और ये कौन से जीवों में होगा? स्थलीय जीवों में, ठीक है, स्थलीय जीवों में। आंतरिक निषेचन की क्रिया तो स्थलीय जीवों में, क्योंकि अपन स्थल पे रहते हैं तो स्थलीय जीवों में। और जो मछली वगैरह होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जल में रहती हैं, तो जलीय जीवों में, ठीक है। तीसरा अंतर, बाह्य निषेचन, या इसमें लिख देते हैं, इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या, इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है।
सबको पता है कि जलीय जीवों में क्या होगा कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणु त्यागे जाएंगे जल में, और वहां पर करोड़ों की संख्या में अंडाणु होते हैं। तो जितने शुक्राणु जितने अंडाणु से संलयन करेंगे उतने ही नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तो बहुत सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब मुझे आप लोग जो भी अभी ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने जीव बनेंगे, बताओ। मैं देख रहा हूँ, देखो कौन कहां से दे रहा है, बताओ लगभग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखे आंसर दे दिया करो भाई जल्दी। आंसर ही नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे आते हैं, पता नहीं ऑनलाइन करके। एक, इनमें कम जीव बनेंगे। ये श्रद्धा तो बहुत स्मार्ट बन गई एक ही दिन में। भाई संख्या ही मत बताओ भाई, इधर अधिक बन रहे हैं तो इधर कम बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे मैं कितने पूछ रहा हूँ। जैसे ईशा ने बताया, ईशा शर्मा ने बताया भाई एक बनेगा। ठीक है, क्या बेटा एक ही बच्चा उत्पन्न हो सकता है कि इसमें? ये कौन है भाई, श्रद्धा शर्मा? दो भी हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं कि भाई ईशा? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। क्या सर ये निश्चित थोड़े ना रहता है? नहीं बेटा, जीवो में निश्चित रहता है भाई कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं। अब देखो, अभी मुझे पता है कि आप लोग केवल जो कल्पना का जो आंसर दे रहे हो, ये अंकित ने भी लिखा है कुछ, ये जो आंसर दे रहे हो ना आप लोग, ये सिर्फ दिमाग में किसको रख के दे रहे हो? इंसान को रख के दे रहे हो, मनुष्य को रखते हुए आंसर दे रहे हो, इसलिए एक दो या निश्चित थोड़े न रहता है। बेटा अगर मनुष्य की बात करें तो जैसे वैसे तो नॉर्मल तो एक या दो, कभी कभी तीन, और आप लोगों ने कभी कभी ऐसे भी केस देखेंगे पांच छह भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनको काउंटर नहीं किया। वो बोलते हैं ना अपवाद, अपवाद को हम काउंटर नहीं करते हैं, एक या दो होते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को जो बाह्य आंतरिक निषेचन बता रहा हूं मैं, जंतुओं में बता रहा हूं। ठीक है ना, आप लोगों ने सुअर भी तो जंतु ही है, कुत्ता भी तो जंतु ही है। आठ आठ दस दस बारह बारह बच्चे होते हुए देखा है नहीं देखा? देखा होगा। कभी कुत्ते को मतलब गली मोहल्ले में देखा करो, एक ही कुतिया के ना लगभग, वो अपन क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, पिल्ले। ठीक है ना, भूचरे बोलते हैं वैसे तो अपन तो, लेकिन जो पिल्ले होते हैं वो कितने बन जाते हैं, कितने उत्पन्न होते हैं? 8-10 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ क्या लिखा हमने, जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, और इसमें क्या होती है, उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। बायोलॉजी में बहुत मजा आता है पढ़ने में। उत्पन्न संख्या कम होती है। ठीक है ना, बायोलॉजी में बहुत मजा आता है जब पढ़ते हैं ना सामने बैठ के, तब। ऑनलाइन में तो बोले जाओ और कुछ भी नहीं। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि भाई इनमें तो जीवों की संख्या बहुत अधिक होगी, क्योंकि अब यहाँ पर जीवों की संख्या कम होती है। अब कम कैसे होती है? क्योंकि शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में जाएंगे। चलो हम मैं मनुष्य के आंसर देता हूँ इसमें। शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में जाएंगे, लेकिन मादा के अंडाशय से पर मंथ एक ही तो अंडाणु बनता है। अब एक अंडाणु बनेगा, देखो ये देखो इधर थोड़ा सा देख लो। क्या है, मैं शुरू शुरू में तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भाई, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए, अच्छा से समझ में आए। और पढ़ना भी ऐसे स्लो ही चाहिए, एक तो गप सप कर दें अपन, पता ही नहीं चले भाई पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो पर मंथ क्या होता है, इस अंडाशय से एक अंडाणु आता है, फिक्स है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, एक ही आएगा, आएगा निश्चित है। ठीक है ना, अगर इस मंथ इससे आ गया तो अगले मंथ इससे आएगा यहां पर। सपोज करो अभी इसको इधर के वाले को मत देखो, ये लौटा देते हैं, देखना ही नहीं है अपन को, जिस चीज को पढ़ना नहीं है उसको देखना नहीं है। अभी यहां से बहुत सारे शुक्राणु आए, अब ये बहुत सारे चिपक तो गए, इससे चिपक जाते हैं बहुत सारे, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को तीसरे लेसन में। लेकिन जिसमें ज्यादा ताकत होती है, मतलब जो ज्यादा ऊर्जावान होता है, वही इसकी परत को नष्ट कर सकता है और वही अंदर जाएगा। तो अब शुक्राणु बहुत सारे चिपके, लेकिन एक ही अंदर गया, तो यहां से एक ही बच्चा बनेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो दो बच्चे बन जाते हैं, दो दो बच्चे बन जाते हैं। वो दो बच्चे कब उत्पन्न होते हैं? कभी कभार, हमेशा तो होते ही नहीं, सबको पता है। कभी कभार एक महीने में इससे आता है और एक महीने में अंडाणु इससे आता है। तो कभी कभार क्या होता है कि इस अंडाशय से भी अंडाणु एक ही मंथ में साथ साथ आ जाते हैं,
अब शुक्राणु तो बहुत सारी संख्या में छोड़े गए थे, कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं। अब ये बनने वाला जैसे अंडाणु तो हमेशा एक्स होगा, अब शुक्राणु एक्स आ गया तो ये एक्स और एक्स मिलकर तो क्या बन जाएगी, ये मादा, ये मादा का सिंबल है, याद रखना। और ये एक्स और इधर वाई वाला शुक्राणु आ गया तो एक्स वाई मिलकर ये नर बन जाता है, ये नर का सिंबल है, याद रखना है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि उत्पन्न होने वाली संतति लड़की और लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों संतति जुड़वा नहीं कहलाएगी। अब देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊं अभी, नहीं तो बहुत अभी आधा घंटा खराब हो जाएगा। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारा लंबा चौड़ा चलता है बेटा, एक बार कोई टॉपिक बताने लग जाता है ना। तो अब आगे बात समझिए कि भाई संख्या कम ही उत्पन्न होगी, या तो बहुत अधिक संख्या होगी और इधर संख्या कम होगी। संख्या कम का मतलब समझ गए ना भाई, एक ही अंडाणु है अपने पास तो एक ही होगा, ठीक है। इधर भी एक ही होगा तो या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है। लेकिन कुत्तों में क्या हो सकता है, मतलब कुत्तों में क्या होता है, जो इसमें जो अंडाणु का निर्माण होता है वो 6 से 8 होते हैं, 6 से 8 अंडाणु बन जाते हैं। तो 6 से 8 अंडाणु बनेंगे तो 6 से 8 बच्चों को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, अब देखो बाह्य निषेचन में क्या होगा, जो निषेचन से उत्पन्न संतति होती है, निषेचन से उत्पन्न संतति असुरक्षित होती है, ठीक है। कोई सा भी कीट भक्षी हो सकता है, वो क्या कर सकता है, इनको खा सकता है। आप लोगों को पता है कि जलाशय में जैसे शुक्राणु अंडाणु का संलयन हुआ, शुक्राणु अंडाणु का संलयन हुआ तो युग्मनज बना, उस छोटे से युग्मनज को कोई सा भी कीट भक्षी आके खा सकता है, कोई सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन क्या यहां ऐसा हो सकता है कि भाई मादा के शरीर में शुक्राणु अंडाणु का संलयन हुआ और एक युग्मनज बना और वहां आके कोई खा जाएगा? कि उसको हो ही नहीं सकता कोई खा जाए, क्योंकि वो तो हमारे गर्भाशय में है, हमारे सॉरी मादा के गर्भाशय में होता है, ठीक है। तो यहां पर इस गर्भाशय में बनेगा तो यहां पर तो क्या है, निषेचन में उत्पन्न संतति असुरक्षित रहती है, यहां पर निषेचन से उत्पन्न संतति क्या रहती है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सुरक्षित रहती है, इसकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट, चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। पांचवा पॉइंट, इसमें क्या है, पांचवा पॉइंट, इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक समझ गए शुक्राणु, मादा युग्मक समझ गए अंडाणु, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को जलीय माध्यम में छोड़ा जाता है। और शुक्राणु और अंडाणु दोनों को कहां छोड़ा जाएगा, जलीय माध्यम में छोड़ा जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, केवल शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में छोड़ा जाता है। शुक्राणु को त्यागा जाएगा क्योंकि मादा के जनन पथ में अंडाणु तो पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाए, शुक्राणुओं को ही त्यागा जाता है। ये इसमें कुछ 4-5 अंतर थे जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया था। इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है क्या, यस या नो बोल दो। नहीं है सर, एक ही बालिका पढ़ रही है, एक ही बोलेगी। अंकित नो सर, ईशा शर्मा नो सर, ठीक है साहब। तो आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तुम इसको रोक रोक के ना उतार सकते हो, मैं बिल्कुल वैसे के वैसे लिख रहा हूँ जैसे नोट्स में लिखने होते हैं।
अगला क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बताया था कि भाई ये भी बोर्ड में पूछा गया है, भ्रूणोद्भव। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, नहीं लिखी हो तो देख लेना अभी। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? वैसे अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा ये तो। किसे बोलते हैं? युग्मनज से भ्रूण के विकास या निर्माण, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले भी लिख लिया था, लेकिन अभी वापस टॉपिक में है तो ये पढ़ना पड़ेगा। युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। मैंने डायग्राम द्वारा समझाया था, चार्ट के द्वारा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम अगला क्वेश्चन आता है इसमें, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? थोड़ा मैं आप लोगों से बता दूं, कोई वीडियो देख रहा हो तो ध्यान सुनो। बेटा एक अपने यहाँ बूंदी में एक पैटर्न ये चलता है कि पहले क्या करते हैं कि जब लेसन पढ़ाते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं यहाँ पर, पहले लेसन पढ़ाते हैं ना, तो लेसन पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन बता देते हैं बच्चों को। भाई 1 2 3 10 15 क्वेश्चन लिखा देते हैं हर लेसन के आगे। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? थोड़ा मेरी सोच है तो सुन लो उसको। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जब पहले ही हम लेसन के आगे ही क्वेश्चन लिखा देते हैं ना बच्चों को, फिर बच्चों का माइंड क्या होता है, पूरे लेसन पे नहीं जाता है। बच्चा क्या सोचता है कि भाई यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में, तो सर ने लिखा दिए जो इंपॉर्टेंट है। सर लिखा दे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सर पढ़ा दे वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब सर ने ये 5 क्वेश्चन बता दिए अच्छे से शुरू में, और ये 5 क्वेश्चन में से बोर्ड में नहीं आया, तो जरूरी थोड़ी कि जो 5 क्वेश्चन लिखा है उनमें से आ जाए, या 10 लिखा दे उनमें से आ जाए। तो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, और जहां जहां चैप्टर में बीच बीच में क्वेश्चन बनते जाते हैं मैं वहां वहां बताता जाता हूं। ठीक है ना, तो जो आगे लिखा देते हैं शुरू में ही, उसमें मेरा मानना होता है थोड़ा गलत होता है, क्योंकि बच्चे का माइंड कहाँ सेट हो जाता है, बिल्कुल क्वेश्चनों पे होता है। क्योंकि बच्चा टीचर की बात मानता है, भाई ये क्वेश्चन सर ने लिखाए हैं तो यही इंपॉर्टेंट होंगे शायद, तो इन क्वेश्चनों को वो ध्यान देता है, फिर चैप्टर पे ध्यान नहीं देता। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो तो ऐसा मत करना। आप लोगों को तो बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाते हैं, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आते जाते हैं, तो मैं लिखा ही देता हूँ। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर लास्ट में मैं एक दिन क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, भाई ये क्वेश्चन आपकी बुक में है या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। सामने होते तो पूछता अच्छे से, लेकिन अब आप लोग इसका लंबा चौड़ा आंसर भी नहीं दे सकते, क्योंकि डेफिनेशन के रूप में आएगा और आप लोगों की टाइप करने की क्षमता इतनी है नहीं। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, थोड़ा सोचो, दिमाग में लो आंसर, इसको क्या बता सकते हो आप लोग। अब देखो, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे या तो फिर दिमाग में आ रहा होगा कि अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, अपनी जीव जाति को इस प्रकृति में रखने के लिए, ऐसा कुछ भी सोच सकते हो आप लोग, और जो भी सोचोगे ना वो सब आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है भाई, या तो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, या हम को सकते हैं भाई हमारे वंश को बढ़ाया जाए, भाई हम अपने वंश को बढ़ाने के लिए प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, या इसमें प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। ये सारे आंसर सही होते हैं, लेकिन एक अच्छा आंसर जो हो ना वो बेस्ट माना जाएगा, कि भाई इसमें बच्चा जितना अच्छा लिख सकता है वही आंसर अच्छा माना जाएगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जीवों के लिए जनन, जीवों के लिए जनन, उनकी प्रजाति, प्रजाति और जाति का मतलब एक ही, यहां पर यहां ये मत समझना प्रजाति लगी तो कोई जाति की उपजाति हो जाए। ठीक है ना, प्रजाति का मतलब वही है। जीवों के लिए जनन, उनकी प्रजाति
या तुम डायरेक्ट लिखो, नहीं तो तुम गलत सोचोगे एक तो भाई क्या लिखा दिया है। जीवों के लिए जनन उनकी प्रजाति की निरंतरता, उनकी प्रजाति की निरंतरता, कोमा अस्तित्व, जीवों के लिए जनन उन जीवों के लिए जनन उनकी प्रजाति की निरंतरता, कोमा अस्तित्व, कोमा विभिन्नता, कोमा विभिन्नता एवं आनुवांशिकी, आनुवांशिक संगठन, आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए, जीवों के लिए जनन की प्रजाति की निरंतरता, अस्तित्व, विभिन्नता एवं आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए अनिवार्य है। ठीक है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, अब ध्यान से सुनो, इसको समझो, इस परिभाषा के आंसर को। अब जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, तो जीवों के लिए जनन उनकी जाति की निरंतरता, मतलब जैसे मैं एक जीव हूं और मैं प्रजनन क्यों करना चाहता हूं या प्रजनन क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी प्रजाति की निरंतरता बनी रहे, जैसे मेरे दादाजी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी, फिर उसके बाद मैं, उसके बाद मेरी संतति, फिर उसके बाद आगे उनकी संतति चलती रहे, निरंतरता चलती रहे, ठीक है ना, तो हमारी प्रजाति समाप्त नहीं होगी। तो जीवों की प्रजाति की निरंतरता के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, मतलब हमारी प्रजाति का अस्तित्व इस प्रकृति में बना रहे, इसलिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, निरंतरता के लिए, अस्तित्व के लिए जनन करते हैं। अगला पॉइंट देखो, इसमें विभिन्नताएं आती रहे, अगर जीव प्रजनन की क्रिया नहीं करेगा तो उनमें क्या होगा, विभिन्नताएं नहीं आएगी, और विभिन्नता नहीं आएगी तो वहां पर ही उस प्रजाति, वो प्रजाति वहां पर ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे सपोज करो हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पूर्वज बंदर है, उससे भी पूर्वज सुना होगा कि हमारे पूर्वज गोरिल्ला है, उससे भी पूर्वज सुना होगा कि हमारे पूर्वज ड्रायोपिथिकस हैं, उससे भी पूर्वज सुना होगा हमारे पूर्वज रामापिथिकस हैं। बहुत सारे पूर्वज हैं, मैं सारे पूर्वज बताऊंगा आप लोगों को, 8 से 10 पूर्वज हैं हमारे, ठीक है ना। तो अगर ये लोग प्रजनन की क्रिया नहीं करते तो उनमें क्या होती, विभिन्नताएं नहीं आती, और विभिन्नता नहीं आती तो वो प्रजाति वहीं समाप्त हो जाती, और वो प्रजाति वहां समाप्त हो जाती तो आज हम उत्पन्न नहीं होते, हम नहीं बनते, ठीक है ना। तो प्रजनन जनन क्यों किया जाता है, जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जनन किया जाता है। दूसरा, आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए, आनुवांशिक संगठन, जैसे लक्षण मेरे में है वैसे लक्षण या वैसे के वैसे ही जीन मेरी संतति में होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताता हूं, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा किसी बच्चे के लिए कि यार इसकी शक्ल तो इसके पापा से मिलती है, इसकी शक्ल इसकी मम्मी से मिलती है, या इसकी शक्ल इसके दादा दादी से, इसकी शक्ल इसके नाना नानी से, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, इसकी शक्ल भाई बहन से, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। तो वो क्यों सुना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक संगठन का मतलब होता है हमारे जो जीन होते हैं, हमारे जो जीन होते हैं, तो जीन क्या होते हैं, जीन प्रजनन की क्रिया के द्वारा या जनन की क्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जनन क्यों हो सके, आनुवांशिक संगठन, आनुवांशिक संगठन का मतलब क्या होगा, जीन की वंशागति के लिए, ठीक है। तो जो जीन है वो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं, इसलिए क्या होता है, जनन आवश्यक होता है। ये सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग अगर यूं ही बोलते ना प्रजाति की निरंतरता के लिए, अस्तित्व के लिए, कुछ भी बोल देते ना, मेरे हिसाब से सब आंसर सही होता, क्योंकि सब आंसर गलत तो है ही नहीं, आपने बताया सही है, लेकिन एक अच्छा आंसर देता हूं, हमारे लिए भी एग्जामिनर अच्छे नंबर देने की सोचता है, ठीक है। तो जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, बात समझ में आ गई होगी। जीवों के लिए जनन उनकी प्रजाति या जाति की निरंतरता, अस्तित्व, विभिन्नता एवं आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए अनिवार्य है, ठीक है। जीन हटा देता हूं, परिभाषा में नहीं आएगा, समझाने के लिए था। आगे समझ में, बताओ आ गया हो तो। सर लाइव क्लास का टाइम क्या है,
आपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, श्रद्धा ने सही बोला। ठीक है। ईशा शर्मा, लाइव क्लास का टाइम क्या रहेगा सर रोज? लाइव क्लास का टाइम बेटा यही रहेगा, 5 से 6 पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। वैसे 5 से 6 नहीं तो आप लोगों को मैं क्या है कि कुछ एक साथ ही क्या है पूरे लेसन का, एक साथ पूरे लेसन को वीडियो रिकॉर्ड करके भी मैं, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कुछ 30-30 मिनट के वीडियो आपको भेज दी जाए। जैसे कभी कभार क्या है कोरोना चल रहा है तो मैं रोजाना यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को कि भाई रोजाना आना, हो सकता है कि कोरोना हो जाए इधर उधर घूमने से। तो मैं क्या करूँगा कि किसी दिन 4-5-6 घंटे की, क्योंकि एक लेसन कम से कम 10-15 दिन तो चलता ही है, तो 10-15 घंटे का एक साथ बना के हो सकता है कि टुकड़ों टुकड़ों में आपको दे दिया जाए, या फिर जहाँ तक पॉसिबल है तो मैं आ रहा हूँ 5 से 6 तो। ठीक है ना, तो जैसा भी होगा ना वैसा आप लोगों को बता दिया जाएगा, इसकी टेंशन मतलब आप लोगों ने सोचो हमारा कोर्स कैसे होगा टाइम पे, इसका सोचो आप लोग। तो भाई टाइम पे हो जाए तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ज़्यादा नंबर ला पाएँ। ठीक है, ठीक है ना ईशा? आप तो बताओ ये डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। सरदास, ठीक है भाई, हाँ। फिर कुछ और क्वेश्चन है इसके अंदर, कुछ कॉमन क्वेश्चन है। युग्मनज किसे कहते हैं? युग्मनज किसे कहते हैं? जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आए हुए हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। युग्मनज किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए, पता होगा आप लोगों को। पता है ना? नर युग्मक व मादा युग्मक, डायरेक्ट बोल सकते हैं शुक्राणु वर्णाणु, नर युग्मक व मादा युग्मक निषेचन कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे युग्मनज कहते हैं। और यह जीवन की प्रथम कोशिका होती है। आगे बात समझ में? भाई युग्मनज किसे कहते हैं सबको पता होगा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ लिया ना लेसन, उसको तो बिना सोचे समझे आंसर आ जाना चाहिए था कि नर युग्मक को मादा युग्मक निषेचन कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को चार्ट में, ठीक है, वहां बताया था नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा, निषेचन होगा, निषेचन से जो संरचना बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो ये तो था युग्मनज। अगला क्वेश्चन है युग्मक जनन किसे कहते हैं? अब यहां पर युग्मक है और यहां युग्मनज था, ठीक है ना, तो युग्मक जनन किसे कहते हैं? आप लोगों को आंसर आ रहा होगा, दिमाग में थोड़ा सोचो आप लोग। अब देखो युग्मक जनन किसे कहते हैं? नर व मादा प्राणी। बोलो किसी को याद हो तो। अंकित बोल बेटा, देख क्या है तुझे याद? नर व मादा प्राणी की जनन कोशिका में अर्धसूत्री, अर्धसूत्री
विभाजन द्वारा बनी कोशिका को युग्मक जनन कहते हैं। अब दो थोड़ा सोचा करो दिमाग में, आप लोगों को टॉपिक पढ़ा दिया गया है युग्मक जनन। युग्मक का मतलब क्या होता है? शुक्राणु, या क्या होता है? अंडाणु। शुक्राणु होता है या अंडाणु होता है। अब युग्मक जनन आप लोगों को मैंने बताया था कि या तो नर हो या मादा है। नर के अंदर क्या बनेगा? यहां लिख देता हूं मैं, या तो नर है या मादा है। नर का नर जनन अंग क्या है? वृषण है, या इसमें क्या है? अंडाशय है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में? 2n अवस्था में, ये भी 2n अवस्था में। दोनों कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वृषण के द्वारा किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का, और इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु है वो क्या है? नर युग्मक, और जो अंडाणु है वो क्या है? मादा युग्मक। तो हमें तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो युग्मक जनन की परिभाषा देखो, बनाना सीखो। युग्मक जनन किसे कहते हैं? नर व मादा प्राणी की जनन कोशिका। ये रही जनन कोशिका, ये वृषण रहा और ये अंडाशय रहा। फिर आगे क्या है? नर व मादा प्राणी की जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। इन दोनों में कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी कोशिका को, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और द्वारा बनी कोशिका, यही तो बनी है। बनी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। आगे बात समझ में यहां तक? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, और नहीं देखो तो मुझे कमेंट्स कर दो फटाफट 1 मिनट में, सर हमें ये दिक्कत है, तो मैं आप लोगों को समझाऊं। नहीं तो मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप करने वाला हूं। ठीक है, बोलो भाई, जल्दी बता दो। निखिलेश शर्मा, हाँ सर। नीलाक्षी, अंकित, नहीं है, नहीं है। ठीक है साहब, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो घर पे बैठे बैठे हो, रिकॉर्डेड क्लास है, ये भी लाइव भी है, रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगी। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, आपकी इच्छा है। नहीं समझ में आए तो बार बार देख लेना, 2-3 बार देखोगे, वैसे याद ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पढ़ाता है बहुत धीरे धीरे हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना आता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे अगर आप लोग लाइव बैठते ना तो हो सकता है यहीं याद हो जाए, हो सकता है आप लोग घर पे ही याद हो गया हो। ठीक है ना? वैसे इसको 1 बार और लिखोगे ना वैसे कैसा ही, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, और 1-2 बार अपन टेस्ट ले लेंगे तो रटने में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। बाय बाय।